नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीएससी बाय डीसी सर पर। मैं कृष्ण शर्मा आपका स्वागत करता हूं एमपीपीएससी 2026 के एक नए बैच के साथ, जिसमें हम पढ़ रहे हैं अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण, जिसकी हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा आर्थिक सर्वेक्षण का लेक्चर नंबर 3 है। दोस्तों, यह लेक्चर्स आपके आने वाले एमपीपीएससी के किसी भी एग्जाम, चाहे वह एमपीपीएससी सेट हो, चाहे वह एमपीपीएससी के द्वारा आयोजित कोई सा भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब हम आंकड़ों की बात करते हैं तो यहीं से सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं आंकड़ों से संबंधित। अब देखिए, अपन ने अभी सुना है कि एमपीपीएससी की वैकेंसीज भी बहुत जल्द जारी होने वाली हैं, और उसके लिए यह क्लासेस आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इसी आंकड़े से आपके एग्जाम में सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए, आंकड़े याद करना बहुत मुश्किल होता है, तो कोशिश कीजिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मिलकर इन आंकड़ों को जल्दी से जल्दी याद कर लें। आज हम आर्थिक सर्वेक्षण का चैप्टर नंबर 5, जिसमें हम उद्योग, एमएसएमई और अधोसंरचना की बात करेंगे, यानी इंडस्ट्रीज, एमएसएमई और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे। और इसमें हम मेनली पढ़ेंगे ऊर्जा के बारे में कि मध्य प्रदेश में हर क्षेत्र में एनर्जी का कितना योगदान है। हम बहुत अच्छी अच्छी बातें इस चैप्टर में पढ़ने वाले। इस चैप्टर को जो भी सीरियस बच्चा होगा वो आखिरी तक जरूर देखेगा, और साथ में जो प्रश्न मैं आपसे आखिरी में पूछता हूँ उसका जवाब भी देना ना भूलिएगा। अब देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि देखिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमपीपीएससी के हाल ही में आयोजित एक एग्जाम में पूछा भी गया है, वापस से पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2025 को उद्योग वर्ष के रूप में घोषित किया है। ये बात को आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रख लेनी है, नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। वर्ष 2025 को उद्योग वर्ष के रूप में घोषित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मध्य प्रदेश में औद्योगिकरण और औद्योगिकरण को बढ़ावा देना, रोजगार को बढ़ावा देना, साथ साथ मध्य प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ावा देना है। ठीक है, एक बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उद्योगों को संवर्धन के लिए एक नीति बनाई गई, औद्योगिक संवर्धन नीति 2025। आपके पेपर में आ सकती है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा औद्योगिक संवर्धन नीति कब जारी की गई, तो आपको याद रखना है 2025 में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि 2030 तक राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को 2.9 लाख करोड़ से दुगना करके 6 लाख करोड़ रुपए करना है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में बड़े बड़े उद्योग जैसे कपड़ा, फार्मास्यूटिकल, इलेक्ट्रिक वाहन, नवीनीकरण ऊर्जा सहित 10 प्रमुख क्षेत्रों में 20 लाख नौकरियां पैदा करना है। ठीक है, आप छोड़ो, आप केवल इतनी याद रखना है कि 2025 को औद्योगिक वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। औद्योगिक संवर्धन नीति कब आई है? 2025 में आई है। अब देखिए, यहां पर हम एमएसएमई क्षेत्र की बात करते हैं, मध्यम सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के बारे में। तो यहां पर हमें दिखाई देता है कि 2023-24 में इनकी पंजीकृत संख्या बढ़कर 4.7 लाख इकाई हो चुकी है, और ये आंकड़ा आपके एक बार एमपीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया, जिससे लगभग 22.77 लाख लोगों को क्या मिला है? रोजगार मिला है। आप ये समझ लीजिए, एक एमएसएमई उद्योग 5 लोगों को रोजगार देता है, तो लगभग 5 गुना यहाँ पर हमें किसकी देखने को मिल रही है? वृद्धि देखने को मिल रही है। अब देखिए, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2022 में स्टार्टअप नीति लाई गई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 3 चीजें: उद्योग वर्ष, औद्योगिक संवर्धन नीति, एमएसएमई क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है, और स्टार्टअप नीति कब आई? 2022 में। इसके तहत देखते थे, मध्य प्रदेश में स्टार्टअप में 114% की वृद्धि हुई है, जिसमें महिला के स्टार्टअप में 136% की वृद्धि हुई है। ये बात आपको याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो मैं पॉइंट आपको बता रहा हूं बेटा, उसे अपनी कॉपी में मेन रूप से आप क्या कर लीजिएगा? नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, आगे हम बढ़ते हैं। वर्ष 2024-25 में द्वितीय क्षेत्र यानी सेकेंडरी सेक्टर का 2.73 लाख करोड़ का योगदान पहुंच गया मध्य प्रदेश के जीबीए में, यानी सकल मूल्य वर्धित में, जिसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? तो निर्माण क्षेत्र का है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये पूछा गया है कि सेकेंडरी सेक्टर में मध्य प्रदेश के सर्वाधिक योगदान किसका है जीडीपी में? तो आपको याद रखना है निर्माण का 47.4%, उसके बाद विनिर्माण का 37.1%, और उसके बाद बिजली, गैस तथा जल आपूर्ति से 15.5% का योगदान है। सबसे ज़्यादा किसका? निर्माण क्षेत्र का। याद रखना है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब देखिए,
वहाँ पर हम बात करते हैं तो तृतीय क्षेत्र भी लगभग कितना पहुँच गया है, जीबीए का 5.25 लाख करोड़ रुपए इसका योगदान पहुँच गया। सबसे ज़्यादा किसमें, तो व्यापार, मरम्मत, होटल, रेस्तरां में सबसे ज़्यादा हमें योगदान मिला है, आपको याद रखना है। अब जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लगातार उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जा रहा है। अक्षय ऊर्जा विनिर्माण के लिए भी यहाँ पर बहुत सारे पैसे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो मेनली हम क्या इनडायरेक्ट रूप से नौकरियाँ पैदा करना चाहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक और बात देखी हुई है, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी CSR निवेश समावेशी विकास के सरकारों के प्रयासों को दर्शाता है। मध्य प्रदेश में CSR 5 वर्षों में 170% बढ़ा है, मत याद रखो, परंतु आपको ये पॉइंट याद रखना है कि द्वितीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा योगदान निर्माण क्षेत्र का, तृतीय क्षेत्र में व्यापार, मरम्मत और रेस्तरां का। यहाँ पर आपको एक याद रखना है, प्राथमिकता वाले क्षेत्र जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास में शामिल है। इसमें CSR निधि का लगभग 71.8% क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। अब देखिए मध्य प्रदेश में पर्यटन भी लगातार हम देख रहे हैं कि वृद्धि हुई है। उज्जैन में महाकाल लोक बना तो उसके कारण हमारे यहाँ पर्यटकों में कितनी वृद्धि हो गई, 1.3 गुना की वृद्धि हुई है। 2024 में लगभग मध्य प्रदेश में 13.33 करोड़ पर्यटक पधारे हैं, जो 3 वर्षों में 89.21% की वृद्धि दर्शाता है, मत याद रखना है। ठीक है, अब देखिए हम आगे बात करते हैं नीतिगत पहल, उद्योग क्षेत्र में कौन कौन सी नीतियां चलाई गई हैं। तो देखिए सबसे पहले फरवरी 2025 में, याद रखिएगा औद्योगिक संवर्धन नीति कब लागू की गई, तो फरवरी 2025 में, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब इस नीति के तहत हमने देखा है कि 2.9 लाख करोड़ से बढ़ाकर 6 लाख करोड़ रुपए तक के भविष्य के रूप में रूपरेखा तैयार की गई है GDP में। इसके अंतर्गत कृषि, डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण नीति, कपड़ा नीति, परिधान, जूते, खिलौने आदि क्षेत्र शामिल है, मत याद रखो। सबसे बस आपको याद रखना उद्योग संवर्धन नीति कब लागू की गई, फरवरी 2025 में। अब देखिए यहाँ पर आपको बिल्कुल भी याद रखने की जरूरत नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एरोस्पेस एवं रक्षा उत्पादन संवर्धन नीति विकास शुल्क पर 25% की रियायत दी गई है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि रक्षा क्षेत्र के और एरो स्पेस में कितने % की रियायत दी गई है, तो 25% की रियायत दी गई है। अब यहाँ पर एक और बात याद रखना, जैव प्रौद्योगिकी नीति 2025 उपकरण खरीद, निजी जैव प्रौद्योगिकी पार्क और बायोटेक इनक्यूबेटरों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अनुसंधान को, नवाचार को बढ़ावा देती है। पूछा जाएगा जैव प्रौद्योगिकी नीति किस वर्ष आई, तो आपको बताना है 2025 में आई। ठीक है, अब देखिए कुछ और नीति यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चिकित्सा उपकरण नीति 2024 में लाई गई, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा, चिकित्सा उपकरणों को बढ़ावा देना है। इसके तहत चिकित्सा उपकरण बनाने का पहला कारखाना हमारे उज्जैन में लगाया जा रहा है। ठीक है, फिर देखिए इलेक्ट्रॉनिक वाहन निर्माण नीति कब आई, 2025 में। इसके तहत भैया जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन से संबंधित उद्योग लगाना चाहते हैं उनको क्या मिलेगा, हम मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निवेश के लिए कुछ सब्सिडी प्रदान की जाएगी। हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग नीति कब लेके आई, 2025। इसके तहत मध्य प्रदेश में रोबोटिक्स, एरोस्पेस और रक्षा उद्योगों को क्या दिया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा। तो इन तीन ही नीतियों के बारे में आपको याद रखना है। इस पर मैंने बताया जैव प्रौद्योगिकी नीति 2025, चिकित्सा उपकरण नीति 2024, इलेक्ट्रॉनिक वाहन निर्माण नीति 2025 और हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग नीति 2025 में आई है। अब देखिए यहाँ पर एक और नीति है सिटी गैस वितरण नीति 2025। इसके तहत राज्यों में क्या किया जाएगा, मेनली जो गैस को वितरण है उसकी पॉलिसी अच्छी बनाई जाएगी। निर्यात संवर्धन नीति 2025, इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय जो हम व्यापार कर रहे हैं उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। फिर देखिए मध्य प्रदेश सरकार फिल्म पर्यटन नीति 2025 में लेके आई, जिसके तहत फिल्म शूटिंग के लिए बुनियादी ढांचा हम देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश रसद नीति 2025 लाई गई, जिसका उद्देश्य रसद लागत को कम करना है और आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता को बढ़ाना है। आप केवल इतना ही याद रखो, मध्य प्रदेश रसद नीति। अब देखिए यहाँ पर है फास्ट ट्रैक अनुमोदन हेतु ग्रीन कार्ड योजना एवं रसद में पारदर्शिता हेतु दक्षता के सुधार हेतु एक पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम PCS बन पेश करता है। ये किसके द्वारा किया गया है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। अब हम आगे बढ़े उससे पहले बेटा देखिए MPPSC 2026 की वैकेंसी बहुत नज़दीक आपके पास आने वाली है और अब आपको क्या करना है कि टेस्ट लगाना स्टार्ट करना है। हमारे पास 2 टेस्ट सीरीज है, एक जिसमें 75 टेस्ट हैं जिसमें 50 यूनिट वाइज और 25 FLT है। एक हमारे पास
टेस्ट सीरीज है जिसमें 85 FLT है। अब जिन बच्चे ने अभी तक तैयारी नहीं की है वो 75 टेस्ट वाली टेस्ट सीरीज खरीदेगा, जिनने कर ली है वो FLT खरीद सकता है और खरीद भी ले, क्योंकि इसमें हम पूरे 100 प्रश्न देते हैं, हर यूनिट से 10-10 प्रश्न देते हैं। जैसे देखिए कल है 12 तारीख और 12 तारीख की हमारे यहाँ FLT 13 होने वाली है, तो आप तैयार रहिएगा FLT 13 देने के लिए, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में यहीं से प्रश्न पूछे आएंगे। ये 50 FLT यानी 5000 MCQ, और आपने एक MCQ में भी कभी 2 फैक्ट जोड़ लिए तो बेटा कितने हो गए, लगभग 15,000 फैक्ट आपके पास होंगे, और ये ऑथेंटिक होंगे। बिल्कुल बात आपको याद रखना है। साथ साथ कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करें, उसके सपोर्ट सिस्टम में जाकर आप हमें मैसेज करके कुछ भी जानकारी पूछ सकते हैं। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अब देखिए, निवेश आकर्षित करने हेतु कुछ हमारे यहाँ और भी चीज़ें बनाई गई। तो मध्य प्रदेश सरकार ने उद्योगों में बढ़ावा देने के लिए 2025 को उद्योग एवं रोजगार वर्ष घोषित किया गया है। इसे पूरा याद कर लेना, उद्योग एवं रोजगार वर्ष। मध्य प्रदेश के 7 संभागों में जैसे जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, शहडोल आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन में उद्योगों में हमें बहुत सारा निवेश प्राप्त हुआ है, मत याद रखो, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर आइए, इस पेज में से आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। फिर द्वितीय क्षेत्र की हम बात करते हैं तो निर्माण क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान है, मैंने अभी हाल बताया कितना, लगभग 47.4%। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। उसके बाद विनिर्माण का आता है 37.1%, ठीक है। अब हम देखते हैं तो भैया निर्माण क्षेत्र में पिछले वर्षों में 12.37% की औसत वार्षिक वृद्धि देखी गई है, ठीक है, याद रखना है। सेवा क्षेत्र में 11.12% की वृद्धि हुई है, आपको याद रखना है। निर्माण क्षेत्र में 10.21% की वृद्धि हुई है। तृतीय क्षेत्र टर्सरी सेक्टर की हम बात करते हैं तो देखिए सर्वाधिक योगदान व्यापार, मरम्मत, होटल, रेस्टोरेंट में 28.32%। बस इतना ही याद रख लो, और ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब मध्य प्रदेश में कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व CSR की हम बात करते हैं तो पिछले 5 वर्षों में मध्य प्रदेश CRBA के संदर्भ में भारत के राज्यों में कौन से नंबर पर रहा, 13वें स्थान पर रहा है, याद रखना। मध्य प्रदेश को वित्त पोषण कितना मिला है कॉरपोरेट सेक्टर से, तो 1922.84 करोड़ हमें क्या मिला है, पैसा मिला है, ठीक है, बस इतना याद रख लो। अब इसके तहत हमारे यहाँ क्या किया जा रहा है, देखिए 2022-23 तक मध्य प्रदेश में CSR हिस्सा 2.2% बढ़ा है। अब देखिए वित्त वर्ष 2022-23 में रायसेन, सिंगरौली, इंदौर सबसे बड़े CSR लाभार्थी हैं। आपसे पूछा जाएगा 2022-23 में सबसे ज़्यादा कहाँ पर CSR मिला है, तो आपको याद रखना है रायसेन में मिला है, उसके बाद सिंगरौली में मिला है, और उसके बाद इंदौर में मिला है। ये मैप है, इस मैप में आपको बताया गया है। अब आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश के 8 आकांक्षी जिलों में सिंगरौली 306.74 करोड़ के साथ पिछले 5 वर्षों के दरमियान CSRBA में सबसे अधिक संचयी राशि प्रदान की गई है। कभी 2022-23 की बात करेंगे तो रायसेन, और पिछले 5 वर्षों की बात करेंगे तो किसकी आएगी, सिंगरौली की, बस आपको इतना याद रखना है। अब सेक्टर वाइज हम देखते हैं तो पिछले 5 वर्षों में मध्य प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य, गरीबी, कुपोषण उन्मूलन, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा, दिव्यांगजन क्षेत्रों में CSRBA का सबसे अधिक हिस्सा है, जो क्रमशः 36.4% और 35.4% है। देखिए यहाँ पर 36.4% किस में, स्वास्थ्य, गरीबी, कुपोषण और उन्मूलन में, सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता में। फिर 35.4% किस में, तो शिक्षा, निःशक्त जन कल्याण और आजीविका में। सबसे कम हमें देखने को मिलता है कौन कौन सा, तो प्रौद्योगिकी, सशस्त्र बलों के प्रशासनिक ओवरहेड्स को लाभ देने में सबसे कम है। सबसे ज़्यादा आप याद रखिएगा स्वास्थ्य, गरीबी, कुपोषण, उन्मूलन, सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता में है। अब हम आगे चलते हैं तो देखिए मध्य प्रदेश सरकार ने उद्योगों के लिए बुनियादी ढांचे के समर्थन के लिए नया औद्योगिक क्षेत्र बनाने की 2024-25 में ग्वालियर में मोहाना, याद रखिएगा, मंदसौर में सेमली, कनकड़, मुरैना में मवई, धार में लालबाग और रीवा एवं रायसेन में मंडीदीप जैसे 7 औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए लगातार काम करें। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नर्मदा एक्सप्रेस वे की काम किया जा रहा है, जो लगभग मध्य प्रदेश के बोला जा रहा है कि 16 जिलों से होकर गुजरेगा, ऐसा बोला जा रहा है, पर ज़्यादा जिलों से गुजरेगा। फिर रतलाम और देवास को निवेश क्षेत्र इन्होंने बनाने की कोशिश की है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क भी बनाया गया है जमोदी गांव में, ठीक है, याद रखिएगा। माध्यम से मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करने की प्रक्रिया चल रही है, जिसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ जमीन भी अधिकृत की है।
फिर आगे देखिए, राज्य द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी में हम बात करते तो औद्योगिक संवर्धन नीति एक आई थी 2024 में। 182 इकाइयों को 3,443.52 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की गई थी। मत याद रखो, नहीं पूछेगा। एमएसएमई की हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एमएसएमई विकास नीति कब लेके आई गई थी? 2021 में। एमपीपीएससी ने पूछा है, याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एमएसएमई विकास नीति कब लाई गई थी? तो 2021 में लाई गई है। उद्यम क्रांति योजना के तहत हम बात कर रहे हैं तो रोजगार या स्वरोजगार के लिए हम मध्य प्रदेश सरकार क्या कर रही है? ऋण प्रदान कर रही है। इसके तहत स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश इकोसिस्टम के विकास के लिए मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति कब आई थी? 2022 लागू है, जिसके तहत मध्य प्रदेश में स्टार्टअपों को बढ़ावा दिया गया है। फिर हम आगे चलते हैं तो अधिकांश स्टार्टअप हम देखते हैं तो आईटी सेवाओं, हेल्थ केयर और लाइफ साइंस और कृषि क्षेत्र में। तो यहाँ पर बताया गया कि सबसे ज़्यादा किसके हैं? आईटी सेक्टर में सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ क्या हुए हैं? स्टार्टअप हुए हैं, लगभग 10.45%। ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। सबसे कम वित्त प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हुए हैं कितने? 2.32%। सबसे ज़्यादा आईटी सेवाएं, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं एक जिला एक उत्पाद के तहत 2024 में मध्य प्रदेश सरकार एक योजना लेके आई थी, एक जिला एक उत्पाद। उसके तहत 2021 से चल रही थी, इसके बाद पर 2024 में इसको अच्छे से लाया गया। उसके तहत मध्य प्रदेश के हर एक जिले से क्या है? एक अनूठा उत्पाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, ये बात आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखना है। अब मध्य प्रदेश सरकार क्या करती है? ओडीओपी को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी मीटिंग्स भी आयोजित की जाती है। ओडीओपी पार्क पहला उज्जैन में बनाने की बात की गई है। अब देखिए, फरवरी 2024 में आयोजित केले हल्दी महोत्सव, बुरहानपुर में 2 महोत्सव आयोजित किए गए, एक केले और एक हल्दी। याद रखिएगा, ये दोनों आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बुरहानपुर में फरवरी 2024 में केले और हल्दी के लिए मेले आयोजित किए गए थे, जो ओडीओपी को बढ़ावा देने की तहत एक कदम था। फिर हम वित्तीय आवंटन की बात करते तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एमएसएमई विकास के लिए बहुत पैसा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत 125 करोड़ रुपए की अभी तक राशि आवंटित की गई है। अब देखिए, यहाँ पर बात कुछ और की गई है, मत याद रखो। यहाँ पर रोजगार बताए गए हैं कि 3,61,704 इकाइयाँ हमारे यहाँ खुली हुई है। उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत की संख्या, और उन्होंने 17 लाख क्या दिए? रोजगार दिए। बिल्कुल। फिर हम आगे बात करते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर या हथकरघा क्षेत्र में। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ग्वालियर और चंबल डिवीजन में कालीन बुनकर क्लस्टर बनाया जा रहा है। याद रखिएगा, क्या बनाया जा रहा है? कालीन बुनकर क्लस्टर को बढ़ावा दिया जा रहा है। फिर देखिए, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आप सभी को पता है कॉर्पोरेट पार्क बनाया जाएगा, किसके लिए? हस्तकरघा उद्योगों के लिए। अब देखिए, क्राफ्ट हैंडलूम विलेज, ये आपको याद रखना है। देखिए, मध्य प्रदेश का प्राणपुर हस्तकरघा गांव उनमें से एक है, किसके लिए? क्राफ्ट हैंडलूम विलेज के अंतर्गत। अब हम आगे बात करते हैं रेशम उत्पादन के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बहुत काम किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में पचमढ़ी में आप सभी को पता होगा एक सिल्क टेक पार्क है। देश का एकमात्र सिल्क टेक पार्क कहाँ पर स्थित है? तो पचमढ़ी में स्थित है। और यहीं पर 4 प्रकार के जो सिल्क है, जिसमें से सेतु, टसर, एरी और कोरल, इन 4 ही का यहाँ पर उत्पादन भी किया जाता है, साथ ही यहाँ पर प्रचार प्रसार भी किया जाता है। आपको याद रखना है, ये एक बार एमपीपीएससी ने पूछा कि देश का एकमात्र सिल्क टेक पार्क कहाँ पर स्थित है? तो पचमढ़ी, और पचमढ़ी आता है नर्मदापुरम में। पर्यटन के क्षेत्र में हम देखते हैं तो बढ़ावा हो रहा है। आप सभी को पता है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नदी क्रूज अनुभव दिया जा रहा है, इको सेंसिटिव जोन बनाया जा रहा है। फिर आयुष पर्यटन यानी चिकित्सा क्षेत्र में भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है। निजी निवेश को आकर्षित कर रहा है। हम बहुत सारी जगह क्या कर रहे हैं? निजी निवेश के तहत, जैसे इंदौर, भोपाल आदि क्षेत्रों को अच्छे से बना रहे हैं, जहाँ पर निवेश बढ़े। देखिए, संपर्क बढ़ाने के लिए जून 2024 में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी के तहत मध्य प्रदेश में पीएम श्री हवाई पर्यटन सेवा शुरू की गई थी। आपको याद रखना है। अब देखिए, स्थानीय समुदाय और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे योजना चालू करी मध्य प्रदेश सरकार ने। ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी मध्य प्रदेश सरकार काम कर रही है। अब देखिए, ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ये आपको याद करना है। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2024, तो देखिए मध्य प्रदेश के 2 गांव थे, साबरबानी और लाड़पुरा। इन दोनों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2024 का क्या दिया गया है? स्वल्प गांव की श्रेणी में। देखिए, यहाँ पर सबसे पहली बात 2 चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट रुक जाइएगा।
देखिए यहाँ पर ग्राम पर्यटन परियोजना के तहत यहाँ पर क्या लिखा गया है कि पर्यटन श्रेणी में साबार बानी और लाड़पुरा गांव को क्या दिया गया है, पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2024 और शिल्प गांव की श्रेणी में किसको दिया गया, प्राणपुर को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। अब देखिए दूसरे और भी पुरस्कार जीते। तो जुलाई 2024 में 90 अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन में मध्य प्रदेश सरकार को कितने पुरस्कार मिले, 2 पुरस्कार मिले हैं। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं आवाज़ थोड़ी कट रही है। मध्य प्रदेश में यूनेस्को का मान्यता प्राप्त स्थल की हम बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश के मान्यता प्राप्त स्थलों में देखो अभी हाल ही में इनके टेंटेटिव सूची में शामिल किया गया ग्वालियर का किला, ग्वाली खूनी भंडारा, बुरहानपुर की चंबल घाटी के रॉक साइड, भोजेश्वर महादेव मंदिर, भोजपुर, रामनगर, मंडला के गोंड स्मारक। वर्ष 2024 में इन सभी को यूनेस्को 2027-28 तक विश्व विरासत स्थल के रूप में ओरछा को ऐतिहासिक पहनावा को मान्यता की सिफारिश की गई है। साथ ही संगीत गतिविधियों के लिए ग्वालियर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क की सूची में क्या किया गया है, शामिल किया गया है। ये बात आपको याद रखना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रसाद योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार के पर्यटन, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की एक प्रसाद योजना है। उसके तहत जितने भी पर्यटक स्थल हैं उनको क्या किया जाता है, विकसित किया जाता है या उनका विकास किया जाता है। पहले चरण में आप सभी को पता है ओमकारेश्वर, उसके बाद अमरकंटक, उसके बाद पीताम्बरा पीठ। फिर देखिए इसके अलावा और भी हमारे यहाँ शामिल किए गए, जैसे सलकनपुर का विकास की बात की गई। फिर यहाँ पर बात की गई किसके, ओरछा के आइट साइड अमरकंटक, पीताम्बरा पीठ, शनिचरा मंदिर, मुरैना के विकास की यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं। स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत भैया पर्यटन स्थल जैसे ग्वालियर और चित्रकूट को 116.72 करोड़ रुपए के तहत विकास किया जा रहा है। टूरिस्ट फुटफॉल शीर्ष 10 राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में से एक है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटकों का क्या हुआ है, आगमन हुआ है। अब ऊर्जा क्षेत्र की हम बात करते तो ऊर्जा क्षेत्र में जब हम बात करेंगे तो ऊर्जा क्षेत्र में हम बात करते तो मध्य प्रदेश अभी लगातार इसके क्या खबर है, प्रगति वे पर है। तो देखिए मध्य प्रदेश के पावर जनरेटिंग कंपनी के थर्मल पावर प्लांट से 4570 मेगावाट बिजली प्राप्त करते हैं। नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत से 7099 मेगावाट की हम क्या करते हैं, बिजली उत्पादन करते हैं। टोटल हमारे यहाँ कितनी होती है बिजली क्षमता, 23,779 मेगावाट है। फिर देखिए 30 नवंबर 2024 तक बिजली क्षमता कितनी है, 23,779 है। देखिए रबी सीजन में के दौरान कृषि क्षेत्र में मांग 6000 मेगावाट से बढ़कर 7000 मेगावाट हो जाती है, मत याद रखिए, ठीक है। अब देखिए प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत हम देखते हैं तो हमारे यहाँ उपलब्धता कितनी है, 581 से बढ़कर कितनी हो गई, 1362 किलोवाट प्रति आवर हो चुकी है प्रति व्यक्ति खपत पिछले 14 वर्षों में। अब देखिए अटल ज्योति योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई, उसके तहत क्या किया जाता है, जिसकी मासिक खपत 150 यूनिट है उनको प्रथम 100 यूनिट के लिए 100 रुपये का बिल दिया जाता है। और किसके तहत दिया जाता है, अटल गृह ज्योति योजना के तहत इसमें दिया जाता है। फिर हम आगे चलते हैं अटल कृषि ज्योति योजना, इसके तहत 10 हार्स पावर तक के भार वाले अनमीटर्ड स्थायी कृषि पंप को 750 रुपये प्रति हार्स पावर से प्रति वर्ष से फ्लैट दर से विद्युत प्रदान की जा रही है। फिर मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना, इसके तहत 3 हार्स पावर या उससे अधिक क्षमता के स्थायी कनेक्शन को उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना चालू की गई है। निःशुल्क विद्युत प्रदाय योजना, अनुसूचित जाति जनजाति के जो भी किसान हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर तक की भूमि है और 5 हार्स पावर तक का कृषि पंप है उनको निःशुल्क बिजली दी जाती है। पीएम जनमन योजना, इसके तहत जो पीबीजीटी यानी मध्य प्रदेश की अति पिछड़ी जनजाति है उनके लिए इसके तहत योगदान किया गया है और उनके घरों को क्या किया जा रहा है, मेनली बिजली से जोड़ा जा रहा है या विद्युत कनेक्शन से जोड़ा जा रहा है। नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्र में हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की पहले क्षमता 438.0 थी मार्च 2024, तो दिसंबर 2024 तक 7300 मेगावाट हो गई, यानी लगभग 10 गुना बढ़ गई है पिछले 10 सालों में, ठीक है। याद रखिएगा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सोलार पार्क 1500 मेगावाट का आगर शाजापुर नीमच सौर परियोजना का प्रारंभ कर दिया गया। आगर सोलार पार्क की क्षमता है 550 मेगावाट, नीमच सोलार पार्क 330 मेगावाट का उद्घाटन मुख्यमंत्री द्वारा 20 दिसंबर 2024 को आगर में किया गया था। अब हमारे यहाँ लगातार हम देख रहे हैं कि इनको बढ़ावा दिया जा रहा है, जैसे बिरसिंहपुर, ओमकारेश्वर में फ्लोटिंग सोलार प्लांट जिसकी क्षमता टोटल कितनी है,
फिर मुरैना में 2000 मेगावाट का लगेगा। तो ऐसे हमारे यहाँ क्या है कि लगातार नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब हम और देखते हैं, तो देखिए हम अभी अक्षय ऊर्जा के मामले में छठे स्थान पे, इम्पोर्टेंट है याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश कुल सौर क्षमता का लगभग कितना 8.2% क्या कर रहा है, पैदा कर रहा है। ऊर्जा के मामले में, सौर ऊर्जा के मामले में हम कौन से नंबर पे, चौथे नंबर पर हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रैंक कितनी हमारी 8वीं है, ठीक है। फिर यहाँ पर 8 मीटर AGL में 8वें नंबर पे हैं, ठीक है। माइक्रो पावर में चौथे पर है। सौर ऊर्जा में हम कौन से पे, चौथे नंबर पे हैं। फिर देखिए सोलार रूफटॉप योजना, जिसके तहत आप सभी को पता है रूफ यानी छत पर जो सोलार अपना पैनल लगाने के लिए बढ़ावा दिया रहा है। मध्य प्रदेश कुसुम योजना के तहत किसानों की आय बढ़ावा देने के लिए किसानों को ऊर्जा सुरक्षा प्रदान की जा रही है, ठीक है। कुसुम बी, कुसुम सी उसके तहत चलती है। ऊर्जा साक्षरता अभियान भी चलाया जा रहा है। 25 नवंबर 2021 से मध्य प्रदेश में ऊर्जा साक्षरता अभियान चलाया गया था, जिसके तहत बताया जाता है कि ऊर्जा को कैसे हमें संवर्धन करना और कैसे बचाना है। फिर जल संसाधन की हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 16 कृषि जलवायु क्षेत्रों में से 7 मृदा प्रकारों में 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में, जिसमें 7 मृदा प्रकार, 11 कृषि जलवायु क्षेत्र और 5 फसल क्षेत्र का योगदान देते हैं, ठीक है। देश में 16 कृषि जलवायु है, तो 11 कहाँ पर है, हमारे मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में बहुत सारी नदियाँ हैं जिनसे हमें क्या मिलता है, पानी मिलता है। यहाँ पर बताया गया कि मध्य प्रदेश में अभी जिन परियोजना, बहुत सारी योजनाएं जो मध्यम, लघु और बृहद प्रकार की सिंचाई परियोजना है। राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना मध्य भारत में 6 अप्रैल 2016 को शुरू की गई। किसका समर्थित है, तो विश्व बैंक की समर्थित है। इसके तहत भारत में नदियों पर बहुत सारे आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, कैसे नदी को संरक्षित करना है, कैसे हम उसका पानी का उपयोग कर सकते हैं। अटल भूजल योजना 2020 से लेकर वर्ष 2025 तक की अवधि के लिए चलाई जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य जल संरक्षण है। सागर, दमोह, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी के 678 ग्राम पंचायतों के अंतर्गत 1210 गाँव में जल संरक्षण और भूजल सुधार के लिए भारत सरकार ने विश्व बैंक द्वारा 50:50 के अनुपात में कुछ राशि प्रदान की गई है। केन बेतवा लिंक परियोजना आप सभी को पता है, दोनों नदी को लिंक करने के लिए 25/2024 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री के साथ छतरपुर जिले के खजुराहो में केन बेतवा नदी परियोजना की आधारशिला रखी थी। चरण 1 में दोधन बांध बनाया जाएगा। केन नदी पर अनुषंगी कार्य और दोधन बांध से बेतवा नदी तक लिंक किया जाएगा। चरण 2 में बीना परिसर, कोठा बैराज और लोअर और परियोजनाओं को बनाया जाएगा। इसके तहत देखिए छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, दमोह जिले के बहुत सारे क्षेत्र क्या होंगे, सिंचित होंगे। विदिशा, रायसेन, सागर, शिवपुरी, दतिया के भी होंगे। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के बांदा, महोबा, झांसी जिले भी पेयजल से क्या होंगे, मिलेगा। इसका मुख्य उद्देश्य है कि बुंदेलखंड क्षेत्र को मुख्य रूप से सिंचित करना। तो आज का हमारा यह लेक्चर कंप्लीट होता है। अब आपको आज के कमेंट बॉक्स में बताना है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस वर्ष को उद्योग और रोजगार वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिएगा। यह सीरीज आपको कैसी लग रही कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेगा अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।